20 साला मिसेस फौजिया अपनी शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर हारिस के साथ पाकिस्तान से अमेरिका चली गई थीं। फौजिया की शादी के बाद पाकिस्तान की रिवायती सासों की तरह फौजिया की सास की भी यही ख्वाहिश थी कि फौजिया शादी के पहले साल ही बच्चे की मां बन जाए और फौजिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने शौहर हारिस से बहुत खुश थीं। मगर ये खुशी एक हफ्ता ही कैसे गुजरा था कि इस वक्त ख़त्म हो गई जब मुलाजमत के दौरान हारिस ने अपनी पाकिस्तानी आईटी मुशावरती फर्म के सबसे बड़े और अच्छे क्लाइंट को अपनी गलती और बेवकूफ़ी से खो दिया था। फौजिया जानती थीं कि इसकी वजह से उनका शौहर हारिस इन दिनों बहुत परेशान था, क्योंकि इस आईटी मुशावरती फर्म ने ही हारिस को इसकी काबिलियत की बुनियाद पर दुबई से मुंतखब करके वर्क वीज़ा पर अमेरिका में नौकरी दी थी। इस कंपनी के पाकिस्तानी मालिक मिस्टर वसीम कल शाम ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका आए थे और आते ही उन्होंने फ़ोन करके हारिस को अगले दिन काम के दौरान ही लंच टाइम में अपने घर पर मुलाकात के लिए बुला लिया था। अपनी कंपनी के मालिक की ये कॉल सुनते ही हारिस को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर वसीम से होने वाली ये पहली मुलाकात ही हारिस के लिए आखिरी मुलाकात साबित होगी और हारिस को अपनी गलती का खमियाजा नौकरी से बरतरफी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि अगली सुबह काम पर जाते हुए हारिस की परेशानी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। इधर हारिस अपनी परेशानी में मुब्तला था, दूसरी तरफ उसकी निहायत खूबसूरत और वफादार बीवी फौजिया की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद एक सफ़ेद सलूस ब्लाउज और स्याह कैपरी में मलबूस होकर मुतालिया की मेज़ पर बैठी फौजिया अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे गहरी सोच में डूबी हुई थीं। हारिस पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खौफजदा है। वो सोचता है कि इस बड़े अकाउंट को खोने की पादाश में मिस्टर वसीम इसे आजकल नौकरी से ज़रूर निकाल देंगे। अपने शौहर की परेशानी के बारे में सोचते हुए फौजिया के दिल में इस वक्त ये ख्याल चल रहा था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, फौजिया ने सोचते हुए खुद को उम्मीद दिलाई। हो सकता है कि मिस्टर वसीम हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। वैसे हारिस को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो इन दोनों को अमेरिका में रहने में काफ़ी तकलीफ होगी, क्योंकि इनके ग्रीन कार्ड जिसे एसटीएस ने ही इनके लिए स्पॉन्सर किया था वो भी अब तक नहीं आया था। फौजिया अपनी इन्हीं सोचों में गुम थीं कि इतने में उनकी नज़र पास पड़ी मेज़ पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी जिस पर उनके शौहर हारिस ने कल रात अपने बॉस के घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा था। इस कागज़ पर नज़र पड़ते ही फौजिया को मिस्टर वसीम के मुतालिक कही गई अपने शौहर हारिस की बात याद आई कि सुनने में आया है कि मिस्टर वसीम एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले इंसान हैं। अगर वाकई ही ऐसी बात है तो क्यों ना हारिस से पहले मैं खुद मिस्टर वसीम से मिलकर उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करूं कि वो हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। अपने शौहर को सुबह परेशानी की हालत में काम पर जाते हुए देखकर फौजिया खुद बहुत परेशान हो चुकी थीं। इसीलिए हारिस की गई गलती को खुद सुलझाने का ये ख्याल इनके दिल में इस वक्त आने लगा था। मगर कहीं ऐसा ना हो कि हारिस की बजाय मेरा जाना मिस्टर वसीम को अच्छा न लगे और इस तरह हारिस का काम ठीक होने की बजाय पहले से ज्यादा खराब हो जाए। मिस्टर वसीम से मिलने का ख्याल दिल में आते ही फौजिया के दिल में इस वसवसे ने जन्म लिया, मगर इसके साथ ही जो होगा देखा जाएगा सोचते हुए फौजिया ने पास पड़े इस पेपर से फ़ोन नंबर देखकर अपने शौहर के बॉस को कॉल मिला दी। नंबर डायल करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही फ़ोन के दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने फ़ौरन अपना तारुफ कराया। हेलो मिस्टर वसीम, मेरा नाम मिसेस फौजिया हारिस है। मेरे शौहर हारिस आपकी कंपनी सदा टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। क्या ये वही हारिस अहमद तो नहीं जिनके साथ आज दोपहर को मेरी मीटिंग है? अपना तारुफ कराते ही फौजिया के कानों में वसीम साहब की आवाज़ गूंजी। मिस्टर वसीम का सवाल सुनकर फौजिया ने फौरन ही जवाब दिया, जी हाँ, वो वही हारिस हैं जो आज दोपहर आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फौजिया का जवाब सुनकर मिस्टर वसीम ने अंग्रेजी की बजाय इस बार फौजिया से उर्दू में पूछा। सबसे पहले तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हारिस को मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की है। दूसरी बात ये कि असल में हारिस की आपसे मुलाकात से पहले मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपसे मिलकर सिर्फ इस बात की वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरे शौहर हारिस अपनी की गई गलती से कितने ज़्यादा परेशान हैं।
वसीम साहब के जवाब में इस बार फौजिया ने भी वसीम साहब को उर्दू में ही जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप 1 घंटे के अंदर मुझसे मिल सकती हैं तो मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ। फौजिया की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, जी मैं 1 घंटे के अंदर आपके घर पहुँच सकती हूँ। मिस्टर वसीम का जवाब सुनते ही फौजिया बोली और फिर फोन बंद करते ही साथ ही शावर की तरफ दौड़ पड़ी। ताज़ा दम होने के बाद फौजिया बेडरूम से बाहर आईं और तेजी के साथ बिस्तर के सामने पड़े हुए शीशे के सामने खड़ी हो गईं और जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर मेकअप करने लगीं। मेकअप से फारिग होने के बाद फौजिया ने अलमारी से एक लंबा ड्रेस निकालकर पहन लिया। मैं देखने में अच्छी लग रही हूँ ना? अपने आप को आईने में देखते हुए फौजिया ने अपने बालों को थोड़ा सा सेट करते हुए अपने आप से कहा। इसके साथ ही फौजिया ने मेज पर पड़ा अपना सेलफोन उठाया और गूगल मैप में मिस्टर वसीम के घर का पता डाला और फिर अपनी कार में बैठकर वो मिस्टर वसीम के घर की तरफ चल पड़ी। हाय, हारिस की गई गलती को सुलझाते सुलझाते अपने शौहर का काम बिगाड़ ही ना दूं कहीं। वसीम की रिहाइशगाह की तरफ अपनी कार दौड़ाते हुए फौजिया के दिल में यही खौफ छाया रहा, मगर इस खौफ के बावजूद उन्होंने अब वापस पलटना मुनासिब ना समझा और फिर कुछ ही देर बाद उनकी कार मिस्टर वसीम के घर के सामने जाकर रुकी। सैम के घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके फौजिया ने ही अपनी कार से बाहर निकलकर मिस्टर वसीम के घर के मरकजी दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया और ना चाहते हुए भी वो मिस्टर वसीम के घर के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती रहीं। मिस्टर वसीम के मरकजी दरवाजे के सामने रुककर फौजिया ने अपनी बिखरी सांसों को संभाला और फिर हिम्मत करके अगले ही लम्हे दस्तक दे दी। फौजिया के दस्तक के जवाब में थोड़ी देर बाद 40 साल की उम्र के एक आदमी ने दरवाज़ा खोला, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी फिट लग रहा था। दरवाजे पर खड़े इस आदमी को देखते ही फौजिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर वसीम, मैं हारिस अहमद की बीवी फौजिया हूँ। मुझे मुलाकात के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ अब अंदर तशरीफ़ लाएं। फौजिया की बात के जवाब में मिस्टर वसीम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने घर का दरवाज़ा खोलकर फौजिया को अंदर आने की दावत दी। फौजिया मिस्टर वसीम के साथ साथ चलती हुई उनके ड्राइंग रूम में चली आईं और आते ही कमरे की सेटिंग का जायजा लिया। ड्राइंग रूम में एक तरफ एक बड़ा सोफा रखा हुआ था। सोफे के सामने एक बहुत बड़ा शीशे का टेबल पड़ा हुआ था, जबकि कमरे की दूसरी जानब 2 कुर्सियां पड़ी हुई थीं और इन कुर्सियों के दरमियान एक साइड टेबल था, जिसकी वजह से इन दोनों में थोड़ा फासला था। अपने शौहर के बॉस के लिविंग रूम की सेटिंग देखने के बाद फौजिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गईं और फौजिया के बैठते ही साइड टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर वसीम साहब भी तशरीफ फरमा हो गए। अपनी कुर्सी पर बैठकर वसीम साहब ने फौजिया की तरफ देखा और बोले, मुझे खुशी है कि मुझे पहली बार आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि हारिस बहुत खुशकिस्मत इंसान है, जिसे आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ अपने शौहर के लिए फिक्रमंद भी है। अब मुझे बताएं कि आप क्यों इतनी परेशान हैं और आपकी परेशानी दूर करने में मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मिस्टर वसीम, मैं असल में अपने शौहर के मामले में बात करना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर हारिस ने जो गलती की है उसका आपकी कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और हो सकता है सज़ा के तौर पर हारिस को आप आज नौकरी से भी निकाल दें। मगर इसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हारिस अपनी इस गलती पर बहुत परेशान और शर्मिंदा हैं। ये बात करते हुए फौजिया ने इल्तिजा भरी नज़रों से वसीम साहब की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हारिस ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप बहुत अच्छे और गलतियां माफ़ करने वाले इंसान हैं, और अपने शौहर की इसी बात पर यकीन करके मैं आपके पास गुजारिश लेकर आई हूँ कि अगर हो सके तो मेरे शौहर की गलती को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें एक बार माफ़ कर दें प्लीज़। अपने दिल की बात कहते ही फौजिया की आंखों में ना जाने क्यों अपने जज्बात पर काबू न रख सकें, जिसकी बिना पर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर यकायक रोने लगीं। फौजिया के इस तरह अचानक रोने की असल वजह दरअसल ये थी कि हारिस और फौजिया ने 2 हफ्ते पहले ही अपना घर खरीदने के लिए अदायगी की थी, और अगर आज हारिस अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं तो इनके माली हालात काफ़ी ख़राब हो सकते थे, क्योंकि अपनी अब तक की जमा पूंजी तो वो लोग पहले ही नया घर खरीदने में खर्च कर चुके थे, और अब हारिस की नौकरी खत्म होने की सूरत में इन दोनों मियाँ बीवी के लिए परदेश में अपने घर का खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था।
मिस्टर वसीम से बात करने के दौरान जब फौजिया के जहन में ये बात आई तो अपनी आने वाली माली मुश्किलात का सोचकर फौजिया की आंखों से आंसू खुद ब खुद जारी हो गए और वो अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखकर बच्चों की तरह फट फट कर रोने लग गईं। फौजिया अपने हाथों को आंखों पर रखे इसी तरह रोने में मसरूफ थीं कि उन्हें अपने कंधे पर मिस्टर वसीम के हाथों का एहसास हुआ। मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करते ही फौजिया ने एकदम अपना रोना बंद करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाकर पीछे की तरफ देखा तो उनकी नज़र अपनी कुर्सी के पीछे खड़े वसीम साहब पर पड़ी, जो पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। फौजिया ने बेइख्तियारी में अपना हाथ ऊपर उठाते हुए अपने कंधे पर रखे हुए मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कंधे से अलग कर दिया। फौजिया का इस तरह उनका हाथ अपने कंधे से झटकना मिस्टर वसीम को अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए मिस्टर वसीम ने जैसे ही ये देखा कि फौजिया ने अब रोना बंद कर दिया है तो वो फौजिया के पीछे से हटकर फौजिया के सामने से होते हुए दोबारा अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे और वसीम साहब पीछे से चलते हुए जैसे ही कुर्सी पर बैठी फौजिया के बिल्कुल सामने आए तो फौजिया ने कहा, मिस्टर वसीम, क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप हारिस को एक चांस मुहैया दे दें प्लीज? कुर्सी पर बैठी फौजिया ने अपने सामने खड़े मिस्टर वसीम की आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर इल्तिजा की। हाँ, एक चीज ऐसी है जिसे करने से हारिस की नौकरी बच सकती है। फौजिया के बात सुनकर मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, वो तो फिर जल्दी से बताए ना कि इसके लिए क्या करना होगा मुझे। मिस्टर वसीम के मुंह से ये बात सुनते ही फौजिया ने यकायक बेचैनी से पूछा। फौजिया के बात सुनते ही मिस्टर वसीम ने जल्दी से कहा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। फौजिया तो अपने शौहर हारिस के मुंह से वसीम साहब की शराफत और अच्छाई के किस्से सुनकर मदद की गर्ज से यहाँ आई थीं, मगर बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाले इस अधेड़ उम्र शख्स की इस हरकत को देखते ही फौजिया पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा और वो आंखें फाड़कर मिस्टर वसीम की तरफ देखने लगीं और यकायक फौजिया के मुंह से निकला, क्या मतलब है आपका? तो मिस्टर वसीम ने कहा, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि मेरी इस बात का मतलब ना समझ सको। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आज तक अपने हस्बैंड के सिवा किसी और के साथ दोस्ती और प्यार नहीं किया। वसीम साहब की बात का मतलब अच्छी तरह समझते हुए फौजिया ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर पहले कभी किसी से दोस्ती नहीं की तो आज कर लो, क्योंकि अपने शौहर की जान बचाने के लिए मुझसे दोस्ती करने का सौदा बुरा नहीं बेगम फौजिया। वसीम साहब के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर फौजिया का पूरा वजूद कांपने लगा और वो यकायक बोली, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके साथ ही फौजिया ने वसीम साहब की तरफ देखते हुए एक बार फिर इल्तिजा की, मुझे जाने दें प्लीज, और ये कहते हुए उन्होंने कुर्सी से उठने की कोशिश भी की। इतनी भी क्या जल्दी है फौजिया जी? फौजिया को कुर्सी से उठते देखकर वसीम साहब ने फौजिया को उठने से रोकते हुए कहा। मिस्टर वसीम की दोस्ती की फरमाइश सुनकर फौजिया ये बात अच्छी तरह अब समझ ही चुकी थी कि उनके शौहर के बॉस कोई अच्छे इंसान नहीं है, मगर इसके बावजूद एक आखिरी कोशिश के तौर पर वो बोली, मिस्टर वसीम, हारिस की मदद करें प्लीज। ये बात कहते हुए फौजिया की आवाज भर आई और उनकी आंखों से आंसू एक बार फिर से फूट पड़े। देखिए बेगम, हारिस आपके हस्बैंड ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, बल्कि हमारा कस्टमर भी हमसे काफी नाराज हो गया है। मिस्टर वसीम ने फौजिया को एक बार फिर इस तरह रोता देखकर उन्हें समझाने की कोशिश तो की। मैं आपकी इस बात को समझ सकती हूँ, मगर आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए नामुमकिन है। फौजिया जी, आपकी इत्तला के लिए आपको बता दूं कि एक सिंगल होने के नाते, क्योंकि मेरे अपने कोई बच्चे नहीं, इसीलिए ये कंपनी मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और जिस मकाम पर आज मैं हूँ उस मकाम तक कोई भी चीज़ फ्री में किसी को देकर नहीं पहुँचाया जा सकता, और आप चाहें तो मेरी ऑफर को रद्द कर सकती हैं। इस सूरत में आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं अपना वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करता। मिस्टर वसीम एक लम्हे की खामोशी के बाद दोबारा बोले, फौजिया जी, आप यहाँ से जा सकती हैं, मगर यहाँ से बाहर निकलने से पहले ये बात अच्छी तरह जान लें कि आपके यहाँ से बाहर निकलने की सूरत में आपके शौहर हारिस को नौकरी से बरतरफी का खत शाम से पहले उनके हाथ में दे दिया जाएगा, और चूंकि आपके शौहर को उनकी गलती की बिना पर नौकरी से निकाला जाएगा, इस वजह से न सिर्फ उन्हें अगली नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम होगा, बल्कि इस नौकरी से निकाले जाने की सूरत में आप और आपके शौहर को 30 दिन के अंदर अमेरिका छोड़कर वापस पाकिस्तान भी जाना होगा।
یہ کہہ تو صحیح رہا ہے کہ اگر حارث کو اس نوکری سے نکال دیا گیا تو اسے کوئی اور نوکری ملنا بہت ہی مشکل ہوگا، مگر اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں، کیونکہ اگر اٹھ کر چلی جاتی ہوں تو شوہر کو نہ صرف نوکری سے نکال دیا جائے گا بلکہ ہمیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مسٹر وسیم کی ساری بات سن کر فوزیہ یکایک سوچ میں پڑ گئیں اور وہ قید میں نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگیں۔ ادھر اپنی سوچوں میں غم کرسی پر بیٹھی فوزیہ اگلا قدم اٹھانے کی الجھن میں جکڑی ہوئی تھیں تو دوسری طرف فوزیہ کے سامنے کھڑا مسٹر وسیم فوزیہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ حارث کی گئی غلطی کا پتہ چلنے کے بعد بھی آج صبح تک وسیم صاحب کا حارث کو نوکری سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے تو حارث کو اپنے پاس اصل میں صرف ایک وارننگ دینے کی غرض سے ہی طلب کیا تھا۔ فوزیہ اسی کشمکش میں گری ہوئی تھیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کہ اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی اور وہ خیالات ہی خیالات میں اپنے آپ سے ہم کلام ہوئیں کہ جب میری کالج کی کافی ساری کلاس فیلوز پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پڑھائی کے دوران بوائے فرینڈز بنا سکتی ہیں تو اپنے شوہر کی نوکری بچانے اور اپنے مستقبل کے لیے مجھے اس سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی فوزیہ نے اپنے آپ کو اس سے دوستی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی اور پھر ساتھ ہی بے دلی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے دوستی کے لیے ہاں کہہ دی۔